अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम सर। बिल्कुल आ रही है आवाज सर आपकी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम लोग अब मिड टर्म के बाद से कंटेंट अब स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये जो पहला हमारा, ये यहाँ पे ये जो इस साइड पे एक डब ये टेबल सा बना हुआ है, इसमें जो ग्रे हुए हैं ये मिड टर्म के पहले से थे। और जो आज हम कर रहे हैं ये मिड टर्म के बाद का पहला है। इस तरह दो और होंगे तो टोटल हमारे छः कह लें कि प्रेजेंटेशंस हैं, जिसके अंदर दो दो तीन तीन लेक्चर सब में हैं। तो ये जो हमारे मिड टर्म से पहले के तीन थे, ये ज़रा थियोरेटिकली इंटेंसिव थे। इनमें हम लोग हमारा फोकस सीखना था। और चूंकि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो इसमें वो इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स थ्योरीज पहले समझनी ज़रूरी थी। इसमें स्कारसिटी और प्राइस कैसे चेंज होती हैं जब डिमांड और सप्लाई की चेंजेस आती हैं, और फिर उसमें सोशल साइड का क्या इम्पैक्ट होता है, उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हमने थियोरेटिकली सीखी। तो वो थियोरेटिकली इंटेंसिव था। अब ये जो 4 5 6 हैं, ये थियोरेटिकली इंटेंसिव नहीं होंगे। ये एक प्रैक्टिकल नेचर के होंगे, क्योंकि इनकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। तो इनमें जिस तरह ये पहला है, प्रेडिक्टिंग एंड मोनेटाइजिंग इम्पैक्ट्स, तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हम थ्योरी से दूर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो इसके बाद वाला होगा, जिसमें फ्यूचर की कॉस्ट को प्रेजेंट पे लाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो और मैथमेटिकल है, बिल्कुल बेसिक सा। और जो हमारा आखिरी पार्ट होगा वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का होगा। वो प्रॉब्ली हम प्योरली सॉफ्टवेयर पे करेंगे, मिनट ऐप के सॉफ्टवेयर पे। तो हम थ्योरी से, मेरे कहने का मतलब है कि स्टेप वाइज दूर होते जाएंगे। अब पहले ये था कि एक एक प्रेजेंटेशन में हमें दो दो वीक्स लग रहे थे, 2 2.5 वीक्स लग रहे थे। अब हमें एक प्रेजेंटेशन में एक ही वीक लगेगा, और उससे अगला वीक जो है उसी की किसी केस स्टडी का होगा। तो कहने को तो 2 वीक्स होंगे, लेकिन पढ़ना एक में होगा और दूसरे में खाली उसकी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ जी चलते हैं आगे। प्रिडिक्टिंग एंड मोनेटाइजिंग, अब ये पहली दो स्लाइडें ना, ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिएगा। फिर इसी तरह आखिरी भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। कि आप जब ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़, यानी एक स्टेटस को होता है कि जो काम चल रहा है, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अब ये दो तीन चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा लें। तो आपने ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ आइडेंटिफाई कर ली। यानी आप स्टेटस को ये है कि 2012 के स्टेटस के को है, बिजली जा रही है, 12 12 14 14 घंटे लोड शेडिंग है। अब ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ क्या हैं? ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ ये हैं कि विंड में इन्वेस्ट किया जाए। विंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की तो पता लगा कि विंड टर्बाइंस 8 8 10 10 साल तक मिल ही नहीं रही हैं। पहली जो डिलीवरी होगी 2020 में होगी। ये 2012 का सीन बता रहा हूँ मैं आपको। फिर दूसरा दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? दूसरा ऑल्टरनेट है सोलर। सोलर की उस वक्त की एफिशिएंसी कोई 15 16% पे चल रही थी, आजकल भी 26 27% पे चल रही है। तो वो ऐसा था कि आप 100 रुपये लगाएं, उसमें से 16 रुपये वापस लें। वो उसका वो चैलेंज था। तीसरा अल्टरनेट क्या था? आईपीपीज लगाना। आईपीपीज के अंदर पहले ये पेट्रोल वाली आईपीपीज थी, फिर कोयले कोयले वाली थी, और फिर एलएनजी वाली थी। तो सबके अपने अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट थे। तो ये आपके पास फिर पाँच छः स्टेटस को ये हो गया कि कुछ ना करें। ये बिजली के जो, सॉरी, पानी वाले बिजली जो बन रही है उसी को चलाते रहें, और न्यूक्लियर वाली। और ऑल्टरनेट्स मैंने आपको बताया कि तीन चार थे। अब इनमें हर एक में देखना था कि डिटर्मिनिंग स्टैंडिंग्स को किस क्या काम करेंगे तो किस पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी जो चीज़ हो गई है उसको देख लेते हैं कि जो हमारी आईपीपीज थी उसमें इम्पैक्ट अब जिन लोगों ने इक्विपमेंट लगानी थी, अपने प्लांट्स लगाने थे, उनमें दो किस्म के लोग थे। एक जो नया बिजनेस आपको लगा के दे रहे थे, जैसे हबको वगैरह, पूरे का पूरा नया खड़ा करना था उन्होंने। हबको तो खैर उससे पहले से मौजूद था, लेकिन उसके जो बाकी 6 7 प्लांट थे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कैप्टिव लगाना था, यानी अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है बहुत बड़ी, उसमें पावर प्लांट लगाना था, तो वो कुछ खुद भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ आपको भी देंगे। तो उनकी स्टैंडिंग आ गई, उस इलाके के लोगों की स्टैंडिंग आ गई, वापडा की स्टैंडिंग आ गई। फिर उस वक्त अवाम की स्टैंडिंग को सबने पॉजिटिवली देखा कि अवाम तो इसमें खाली बेनिफिट ही अक्रू करेगी, क्योंकि उनकी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और होपफुली हम इसी प्राइस पे देंगे, क्योंकि उस वक्त डॉलर बहुत नीचे था। लेकिन आप देखेंगे फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या हुआ, यानी 2012 के हिसाब से जो फ्यूचर है उसमें क्या हुआ कि एक इररेलेवेंट फैक्टर,
जिसके बारे में लोग कहते थे, यानी मैं आई रिमेंबर कि शौकत अजीज साहब की एक स्पीच थी। वो कहते थे कि ये तो हमने डॉलर को जानबूझ के 60 पे रखा हुआ है, जब चाहे 40 पे ले आएंगे। और वो बात भी ठीक थी, यानी उस वक्त इतना ज़्यादा डॉलर था मार्केट में कि डॉलर को नीचे गिराना कोई मसला ही नहीं था। लेकिन उससे फिर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जानी थी, तो उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह की इन्वायरमेंट में ओनली अ फूल वुड प्रोडिक्ट कि ये डॉलर तो 300 पे चला जाएगा, तो बिजली तो 5 टाइम्स महंगी हो जाएगी। किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया, लेकिन आप देखेंगे फिर फ्यूचर में क्या हो गया। तो जब कोई एनालिस्ट सीबीए करने लगता है, तो उस वक्त की इन्वायरमेंट उसको इस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो ये ऑल्टरनेट आपके पास 4-5 पॉलिसीज आ गई। स्टैंडिंग आपने डिटर्मिन कर ली, कैटलॉग कर लिया कि किस किस का इम्पैक्ट होगा, कि किस तरह मेजर करेंगे। तो जब ये आप कर लेते हैं, तो फिर अब तमाम ऑल्टरनेट्स के इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करना होता है और मॉनेटाइज करना होता है। अब आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कैटलॉगिंग द रेलेवेंट इम्पैक्ट्स। और यहाँ हम फिर कह रहे हैं कि इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करना है और मोनेटाइज करना है। तो ये वाली चीज़ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ऊपर वाला जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट होते हैं जो उस वक्त नज़र आ रहे होते हैं। यानी ऊपर आपने कह दिया कैटलॉगिंग द इम्पैक्ट्स, तो इसका मतलब है उस वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं। और ये आगे हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिंग द इम्पैक्ट्स, जो फ्यूचर के इम्पैक्ट्स हैं, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होते और आपने उनके बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है। पीछे पता है आपको इम्पैक्ट कौन से हैं। अभी जो हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर के इम्पैक्ट हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे और आपने उनके बारे में प्रिडिक्शन करनी है। यानी कोई अच्छा सीबीए करने वाला होता 2012 में, तो वो बता देता कि आईपीपीज आप लगा रहे हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये हम उस प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है मोनेटाइजिंग, कि प्रिडिक्शन आपने कर ली, अब उसको पैसे में कन्वर्ट करें। यानी उस वक्त कोई परफेक्ट सीबीए करता तो वो बता देता कि एक यूनिट 60 रुपए का पड़ेगा या 62 रुपए का पड़ेगा। ख़राब करता तो बता देता 50 का या 70 का पड़ेगा, लेकिन कम अज़ कम हमें आइडिया हो जाता। लेकिन नहीं किया, तो हमने अज्यूम किया कि ये वाली चीज़ तो ज़ीरो है, यानी इसका इम्पैक्ट ज़ीरो है, इसको निकालो यहाँ से। हमने उस वक्त निकाल दी, तो फिर इतना बड़ा हमारे ऊपर सोशल प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रिडिक्शन का ये आइडिया है कि इम्पैक्ट्स आपको पहले से पता थे, वो आज के नज़र आने वाले इम्पैक्ट हैं। हम प्रिडिक्टिंग द इम्पैक्ट की जब बात करते हैं, तो हम फ्यूचर, मे बी लॉन्ग इन टू द फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात कर रहे होते हैं। समटाइम्स प्रिडिक्शन एंड मॉनेटाइजिंग कैन बी डन टुगेदर, यानी जब बेसिकली जब प्राइस पता है, ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल व्हेन अ डिमांड कर्व इज़ अवेलेबल। डिमांड कर्व अवेलेबल का मतलब होता है कि कीमत पता है आपको कि आज वो इतने रुपए देने के लिए तैयार हैं। इन्फ्लेशन इतनी चल रही है, तो 10 साल बाद इतने पैसे देने को तैयार होंगे। इसका मतलब है कि आप मोनेटाइज भी आज ही कर सकते हैं। ऑफन दे मस्ट बी डन सेपरेटली, यानी जब पॉलिसी में ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी प्राइस अवेलेबल नहीं है, यानी हेल्थ के इफ़ेक्ट्स, अभी बड़ा मुश्किल है डिटर्मिन करना कि ये स्मॉग अगले 10 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, और चलेगी तो इसके हेल्थ पे इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो फिर वहाँ पे आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना पड़ेगा। और क्राइम रेट्स का भी अब अब आप कुछ हम लोग समझ रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं, होपफुली सही कर रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छी तरफ जा रही है। तो अभी कोई सीबीए करेगा तो वो कहेगा क्राइम रेट कम होंगे। लेकिन अगर कोई एरर कर रहा है, यानी फ़र्ज़ करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सोर्स ऑफ एरर है, तो वो फिर इसका मतलब गलत प्रिडिक्ट करेगा, उसको मोनेटाइज भी नहीं कर सकेगा सही तरह। तो आपने अपने अपने केस में देखना है कि आपकी जो सीबीए है उसमें डिमांड कर्व्स अवेलेबल हैं या नहीं। इसकी ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, आसान ज़ुबान में ये है कि आप हर एक की कीमत आपको पता है कि नहीं पता। और जिन चीज़ों की नहीं पता, उनकी शेडो प्राइसेस चाहिए होती हैं, उनकी हम बात करते हैं आगे। तो वहाँ पे फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी प्रिडिक्शन अलग करनी पड़ेगी और मोनेटाइजेशन अलग करनी पड़ेगी। अब प्रिडिक्शन कंसर्न्स इम्पैक्ट्स अकरिंग इन द फ्यूचर, जैसे हमने बात कर ली। येट द प्राइमरी, अब फ्यूचर को अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट तो करने का तरीका पास्ट ही होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है। यानी आप आज से 10 साल बाद कितने डैम्स की ज़रूरत होगी, इसको प्रिडिक्ट करने का यही तरीका है कि आप 20-25 साल पीछे जाएं और देखें उस वक्त कितनी ज़रूरत थी और क्या क्या बने। या अब हमें बिजली आगे कितनी चाहिए होगी, पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी हुई तो इतनी चाहिए हुई, घरों में इतनी ग्रोथ हुई तो इतनी चाहिए हुई। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होती है और घर कितने होते हैं, और उस हिसाब से करते हैं। यानी बेसिकली पास्ट से ही आपको फ्यूचर का डेटा लेना पड़ता है। और वो फिर आप लेते कैसे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 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 बेसिकली कंटिन्यू हो रही होती हैं। जैसे
मोटरवे पे टोल को कंटिन्यू करें कि ना करें। तो अब इसका सीबीए करना इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये कंटिन्यूइंग पॉलिसी है, और सिर्फ हमने देखना है कि इसको टर्मिनेट करें, यानी टॉल लेना बंद कर दें, एक्सपेंड करें या मज़ीद टॉल लेना शुरू कर दें, या रेप्लिकेट करें, इस तरह का टॉल उधर भी लेना शुरू कर दें। तो ये रिलेटिवली फिर आसान हो जाता है अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसकी तरह की मौजूद है। नहीं है तो फिर ऑब्वियसली नॉवल पॉलिसी जब आती है, नॉवल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले नहीं आई। नॉवल पॉलिसी जब आती है या कोई ऐसी पॉलिसी जो आई है लेकिन हमने एवेल्यूएट नहीं की, तो फिर आपको या तो अब उस तरह की, यानी अगर एवेल्यूएट नहीं हुई तो उस तरह की पॉलिसी इस्तेमाल करनी होती है, वरना फिर आपको इलास्टिसिटीज देखनी पड़ती हैं अदर कॉन्टेक्स्ट्स में। यानी इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक चीज़ चेंज हो तो दूसरी कितनी चेंज होगी, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हुई कि नहीं हुई, यानी लॉजिकली होनी चाहिए। टमाटर महंगे किए तो टमाटर लोग कम खरीदेंगे। इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी है इसमें, प्राइस और डिमांड की आपस में। लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स, प्राइस बढ़ाई, डिमांड कम नहीं हुई, इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप में इलास्टिसिटी नहीं है। तो फिर नॉवल पॉलिसीज़ में आपको फिर एक एक को करके देखना पड़ता है कि इनके अंदर इलास्टिसिटी है कि नहीं। ये इसके बारे में भी थोड़ा सा हम अब थोड़ी देर में आगे देखते हैं। तो आप बेसिकली जब आप ये इम्पैक्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो तीन आपके पास सोर्सेज ऑफ एरर्स होते हैं, यानी आप तीन जगहों पे गलतियां कर सकते हैं तीन तरीके से। एक ओमिशन एरर्स होते हैं, यानी ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या ना डालना किसी चीज़ को। तो या तो आप गलती से नहीं डालते या जानबूझ के नहीं डालते कि यार इसको तो मैं मोनेटाइज ही नहीं कर सकूंगा, वैसे ही कागज़ छापने की क्या ज़रूरत है। दूसरा फोरकास्टिंग, यानी आपने अ, बिजली की फोरकास्ट करनी है कितनी चाहिए होगी 2012 में, दो बैठ के कि 2020-25 में कितनी चाहिए होगी। और तीसरी वैल्यूएशन, किसमें जो मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स हैं उनको क्या क्या वैल्यू दी जाए। तो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। अब पहला जो है ओमिशन एरर्स, इसमें वो होंगे जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया या इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि उस तरह की कोई क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन आपके पास थी नहीं, या आपके पास कोई प्लॉजिबल शेडो प्राइस नहीं थी। अब शेडो शेडो प्राइस किस चीज़ को कहते हैं, हमने मिड टर्म से पहले बात की थी थियोरेटिकली। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब सिर्फ ये है शेडो प्राइस का कि वो चीज़ जो मार्केट में ट्रेड नहीं होती, लिहाजा आपको उसकी प्राइस नहीं पता, तो आप उसकी शेडो प्राइस ढूंढेंगे। जैसे टमाटर मार्केट में ट्रेड होते हैं, हमें प्राइस पता है तो कोई शेडो प्राइस की ज़रूरत नहीं है। गाड़ियाँ ट्रेड होती हैं, हमें प्राइस पता है, शेडो प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो नहीं ट्रेड होती, स्पेशली जब चूँकि हम सीबीए में हमारी सोशल साइड ही ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ह्यूमन लाइफ, सेहत को कितना ख़तरा है स्मॉग से। इस वक्त अगर इकोनॉमी मज़ीद कम हो गई तो बाइंग में कितनी लोगों की कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, तो इनकी प्राइसेस नहीं पता होती, इनके इम्पैक्ट्स नहीं पता होते। तो इनकी फिर आप शेडो प्राइसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शेडो प्राइस का सिंपल मतलब ये है कि वो चीज़ जिसकी जो मार्केट में ट्रेड नहीं होती उसकी प्राइस कैसे पता करें। द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू प्रोटेक्ट और मॉनिटाइज फोर्सेज है रिट्रीट टू क्वालिटेटिव सीबीए, यानी आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते ज़्यादा कॉस्ट की वजह से, टाइम लगने की वजह से, तो फिर आपको क्वालिटेटिव सीबीए की तरफ आप जाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होती, यानी नंबर्स के बगैर वाला सीबीए की तरफ आपको जाना पड़ता है। जो हमने पीछे मिड टर्म से पहले आखिरी सेशन में हमने अदर ऑप्शंस व्हेन सीबीए इज नॉट अवेलेबल और इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन में पड़ी थी तीन चार ऑप्शंस, तो उनमें एक क्वालिटेटिव सीबीए था। तो जब नहीं हो सकता कुछ भी तो फिर आप उस तरफ चले जाते हैं। इन केसेस इन विच ओनली वन मेजर इम्पैक्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी आपके पास 10 इम्पैक्ट हैं और एक बड़ा है लेकिन नहीं प्रिडिक्ट हो रहा, तो फिर आप क्या करते हैं कि बाकी 9 कर लेते हैं, और फिर अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ये जो रह गया है ये इसका कितना को बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। विल इट चेंज द साइन, यानी वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा हमारे इस पॉलिसी ऑल्टरनेटिव को। यानी कि जो पॉजिटिव होता है हम कहते हैं गो अहेड, जो नेगेटिव होता है हम कहते हैं मत करो ये। तो क्या वो पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा? अगर नहीं तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं, आप कहते हैं भाई पॉजिटिव को नेगेटिव तो नहीं बना सकता और इसको कैलकुलेट करना इंतहाई मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि फोरकास्टिंग करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको आप फ्यूचर का नहीं पता, तो आप उसके बारे में कोई ना कोई मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल टूल लगा के तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू होगी। जितना नॉवल होगा, यानी पहले उस तरह की नहीं हुई होगी, जाहिर है फिर आज में और फ्यूचर में उतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस होगी। आपको पहले उस तरह के हुए हैं तो इतनी डाइवर्जेंस नहीं होगी, क्योंकि आपकी एबिलिटी टू फोरकास्ट बेहतर होती जाएगी। और क्यों इस पे दो चीज़ें ना एक्सेप्शन के तौर पे आती हैं जो ये नीचे लिखी हुई हैं।
ये ये वाले दो जो लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है, फोरकास्ट ऑफ द रियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर ऑफन टू लो। यानी वो कहते हैं कि जब आप इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं, तो जो आप एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे वो जनरली लो होती है, क्योंकि रियल रिसोर्सेज अपेरेंटली लग रहा होता है कि इसकी ये तो इतने का, ये इतने का, लेकिन हर जगह पे जाके रीडिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। जैसे आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप में से जो लोग जानते हैं, ये जो भी हमारे कुछ डैम्स बने, सुकी किनारी, फिर उससे पहले नीलम झेलम का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर नरान के करीब जो ये सुकी किनारी से पहले वहाँ पे रोड्स और पहाड़ों को, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, तो एफडब्ल्यूओ में जितने भी लोग हैं आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि हमें लग रहा था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन इट टुक लाइक 2-3 more years एंड अ लॉट मोर मनी। उसकी वजह क्या होती है कि रीडिज़ाइन की नीड जो है वो समहाउ आपके दिमाग में नहीं होती जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और आप उसको इग्नोर कर जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका फोरकास्ट लो होता है एक्चुअल से। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि फोरकास्ट्स ऑफ रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स आर ऑफन टू लार्ज। यानी जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स होते हैं कि यार इसमें कंप्लाइंस कॉस्ट आ जाएगी, ये पता नहीं सी पैक का प्रोजेक्ट है तो पता नहीं इसमें कौन कौन से वो सूद वगैरह आ जाएंगे, फिर रिस्क की कॉस्ट, ये चाइना वाले आपको पता है काफ़ी सारी लगाते हैं, वो आ जाएंगी। लेकिन उसको लोग फिर ये चीज़ें करके तो बड़ा फोरकास्ट करते हैं। और ये जो आजकल हम आईपीपीज के रीनेगोशिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा वो इस चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है उनके साथ डिस्कशन करते हुए कि आप लोगों ने बहुत बड़ी प्रिडिक्शंस की थी रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने ना आपके हमने हम आपको डॉलर में देते रहे हैं, 2018-19 तक डॉलर में रिटर्न्स देते रहे हैं, फ्रीज भी नहीं किया था। आपने कहा था कि ये चेंज आ जाएगी, वो चेंज आ जाएगी, कोई भी चेंज नहीं आई, तो उसकी वजह से जो आपने 20-20 30-30% एक रिस्क सरप्लस रखा हुआ है, उसको ख़त्म करें, या कंप्लायंस सरप्लस रखा है उसको ख़त्म करें। तो ये जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स होते हैं, इनको लोग ओवर प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें इनको लगता है कि ऑफसेटिंग बिहेवियर नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं सीखेगी और वही गलतियां करती रहेगी। हालांकि गवर्नमेंट किसी हद तक सीख जाती है और गलतियां नहीं करती। और जो रियल रिसोर्सेज होते हैं उनमें लोग कम लेवल पे फोरकास्ट रखते हैं, उनको लगता है तो नज़र आ रही है यार क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वहाँ रीडिज़ाइन की ज़रूरत पड़ जाती है और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और जो तीसरा सोर्स ऑफ एरर है वो वैल्यूएशन एरर है, यानी उनको नंबर देना। ये मिलता जुलता है फोरकास्टिंग से, लेकिन ये स्पेसिफिकली वैल्यूएशन की बात हो रही है। वी ऑफन डू नॉट हैव कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट शेडो प्राइसेस फॉर कन्वर्टिंग ईच प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट इनटू अ बेसिकली, जब आप शेडो प्राइस इस्तेमाल करके किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे होते हैं, यानी वो कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ होती है, किसी पॉवर्टी से रिलेटेड, बाइंग एबिलिटी से रिलेटेड, यानी उसकी आपको वैल्यू नहीं पता होती, उसकी प्राइस मार्केट में नहीं होती, तो आप करते क्या है कि आप शेडो प्राइसेस को यूज़ करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास ज़ाहिर है फिर कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स तो उसके नहीं होते। फोरकास्टिंग में जिस तरह था कि जितना नॉवल इशू होगा उतना फिर आपको शेडो प्राइस ढूंढना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि आप शेडो प्राइसेस जो हैं वो ग्लीन कर आप कहीं निकाल सकते हैं अवेलेबल रिसर्च से, लेकिन कभी कभी नहीं भी निकाल सकते, अवेलेबल नहीं होती। इस किताब में, हमारी किताब में, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 17 है, उसमें बहुत सी चीज़ों की शेडो प्राइसेस लिखी हुई हैं। यानी हमने एक केस स्टडी की थी ना, बल्कि अभी थोड़ा सा पढ़ा है, बाकी उसका काम हमने 1/3 पार्ट पढ़ा है, बाकी रहता है। जो हमने इंडिया में वॉशरूम्स वाली केस स्टडी देखी थी, तो उसमें उन्होंने ह्यूमन लाइफ को जब प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने अमेरिकन ह्यूमन लाइफ ली, साथ अमेरिका और इंडिया का जीडीपी देखा, और उन दोनों को अप्रोप्रिएट करके तो एक नंबर पे आ गया। एक और फैक्टर भी यूज़ किया था, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह वो उस तक पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको शेडो प्राइसेस मिल जाएं, हो सकता है आपको ना मिलें और ख़ुद ढूंढनी पड़े। तो आप जो हैं, आपको यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड बोल्ड। अगर आपने अपना सीबीए सही तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करना है, तो जगह जगह पे आपको फिर अब यू हैव टू टेक स्टैंड, रिस्क लेने पड़ेंगे अपनी वैल्यूएशन पे। जो आप नंबर किसी चीज़ को दे रहे हैं, शेडो प्राइस दे रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस पर खड़ा होना पड़ेगा विद लॉजिक एंड डेटा। तब आप अच्छा सीबीए कर सकेंगे, वरना किसी भी चीज़ पे आप में आपके काम में गलती कोई निकाल लेगा जहाँ पे भी आप इन डेप्थ नहीं गए होंगे।
और ये दूसरी चीज़ भी जो लिखी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो हैं एनालिस्ट जो हैं, दे शुड ऑल्सो एंटिसिपेट इनहेरेंट इन देयर एफर्ट्स, एरर्स इनहेरेंट इन देयर एफर्ट्स। यानी आप खुद लिख के बताएं कि मैं जो कह रहा हूँ इसमें ये 6 गलतियाँ हो सकती हैं, और फिर जो पॉसिबिलिटी गलतियों की है उनमें एक एक को एड्रेस करें, असेस करें, और उनको बताएं कि ये गलती हो सकती है, इसके लिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। मेरी स्टडी बस ये 2-4 महीने की थी, जाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो आप ये 6 स्टेप और ले लें। यानी हर एक को एड्रेस ज़रूर करें। डोंट होप कि ये मेरा एरर किसी को नज़र नहीं आएगा। एरर खुद ढूंढें और उसको एड्रेस करें। एड्रेस या तो ठीक करना कि एक एक्सट्रीम ये एक एरर को ठीक कर लिया, दूसरी एक्सट्रीम ये कि छोड़ दिया लेकिन लिखा ज़रूर कि ये एरर है और इसको ठीक होना है। अच्छा जी, अब ये तो हमारा इसी का ये 3 पार्ट्स में था लेक्चर। पहले इंट्रोडक्शन था, फिर एरर्स थे, अब हम कुछ प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बात हो रही है प्रिडिक्टिंग की, मोनेटाइजिंग फिर उसके बाद आएगा, वो 2-3 स्लाइड्स हैं। तो सिंप्लीफाई बाय प्रिडिक्टिंग इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स रिलेटिव टू द स्टेटस को। आप अपनी ज़िंदगी इस तरह आसान बना सकते हैं कि आप बजाय इसके कि हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें, आप सिर्फ इंक्रीमेंटल चीज़ों को प्रिडिक्ट करें। यानी एक मोटरवे बनानी है, तो पूरे का पूरा सीबीए लेके ना बैठ जाएं। एक देखें, पाकिस्तान में 10 मोटरवेज बन चुकी हैं, उनके सीबीए हुए होंगे, या कम से कम रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं, तो बस उन्हीं को लें एग्जैक्टली, और जो नहीं हुआ, जो इंक्रीमेंटल चीज़ें हैं उनको क्वांटिफाई करें और अपना सीबीए पेश कर दें। फॉर एग्जांपल एन ऑल्टरनेटिव, ये लिखा हुआ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक पॉलिसी आ रही है। अगर उसने वही रिसोर्स यूज़ करने हैं जो अभी स्टेटस को पॉलिसी के हैं, यानी अभी की जो क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी है, तो फिर रिसोर्सेज को आपको प्रिडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। हावेवर वो कह रहा है कि इफ़ द ऑल्टरनेट वुड रिड्यूस क्राइम रिलेटिव टू द स्टेटस को, यानी उसमें अंदर ये आ रहा है कि पहले क्राइम इतने थे, 10% रिड्यूस हो जाएंगे, फिर आपको कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ प्रिडिक्शंस यूजिंग डेटा फ्रॉम ऑनगोइंग पॉलिसी। कोई ऑलरेडी पॉलिसी मौजूद है उसका डेटा इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली होता है क्या है कि पॉलिसीज़ या आप, मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूँ, आई होप वो आप लोगों के दिमाग में भी इनग्रेन हो गया होगा, वेन एवर वी से पॉलिसी, उसका मतलब होता है प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट। तो पॉलिसीज ऑफन टेक फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस। यानी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंड अलोन नहीं होता, वो बहुत से प्रोजेक्ट्स के मजमुआ में से एक हिस्सा होता है। एक प्रोग्राम के अंदर का एक प्रोजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 20 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे एक प्रोग्राम के तहत, जिसको प्रोबेबली वहाँ की कोर चला रही होगी। इसी तरह वहाँ पे स्टेट के और पॉपुलस के दरमियान गुडविल पैदा करने के लिए 50 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। उनमें से एक प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं वो प्रॉब्ली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान चला रही होगी। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये ओवरऑल एक डायरेक्शन है जिसमें आपका प्रोजेक्ट एक छोटा सा पार्ट है, तो उसको इस्तेमाल करें उस ओवरऑल नॉलेज को। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में प्रोवाइड डेटा यूजफुल फॉर प्रोडिक्टिंग द इम्पैक्ट फॉर अपकमिंग पॉलिसीज। यानी जो पहले से मौजूद हैं प्रोजेक्ट्स, वो आपको यूजफुल डेटा देंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकें। फिर आगे ये कह रहा है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट्स बेहतर होते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रू एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसमें रैंडम डेटा इकट्ठा किया हो गया हो, और कॉजी एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं जिसमें नॉन रैंडम डेटा इकट्ठा किया गया हो। तो ये कहता है कि अगर आप किसी पुरानी पॉलिसी को देख रहे हैं और आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो उसमें उसको देखें जिसमें रैंडम डेटा इकट्ठा किया गया है। और फिर चूंकि आपने अपने प्रोजेक्ट को कहीं कंपेयर करना है, तो आप रेलेवेंट कंपैरिजन ढूंढें और फिर आंसर दिस क्वेश्चन, कंपेयर टू व्हाट। यानी आप अपनी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर टू व्हाट। आप फॉर एग्जांपल एक कैडेट कॉलेज बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान में, एक और 5वां कैडेट कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो कंपेयर टू व्हाट, उर्मारा वाला या तुर्बत वाला या खुजदार वाला या जो भी, तो किससे कंपेयर करके आप आगे चल रहे हैं। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सिंगल एवेल्यूशन ऑफ अ सिमिलर पॉलिसी। लुबे लुबाब ये कह रहा है कि इस तरह की, इसी तरह की एक और आपको पॉलिसी मिल गई है, और आप एक सिंगल पॉलिसी मिल गई है और आप उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये उससे कितनी करीब करीब है। यानी ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, यानी वो लगी थी गिलगित बल्चिस्तान में और आप उसको कहीं सखर में लगा रहे हैं, तो वो
क्यों फॉर एग्जांपल पानी का कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे बिल्कुल और नेचर है, पहाड़ों की ट्रेन और है, वहाँ पे आपको पानी रोकना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे रिलेटिवली बहुत आसान है, एक आप साइड से नहर खोद के फलानी जगह ले जाते हैं, वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो देखें कि वो कितने सिमिलर हैं, और सिमिलर बहुत से सेंस में हो सकते हैं, जो ये नंबर 2 बुलेट पे लिखा हुआ है, ये नंबर 2 पे, कि they can be similar in the sense of having the same underlying model but different in intensity and type of inputs used. Even when its evaluation design is sound, basing prediction on a single study has many problems. यानी एक चीज़ को एक से ही कंपेयर करना अ, अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी चीज़ होती, ये चार रीज़न इसने दिए हुए हैं। पहला रीज़न उसने दिया हुआ है, देर इज़, ये पहले वाला, देर इज़ द बायस of academic journals to publish studies with statistically significant results। इसका मतलब ये है कि रिसर्च तो ये होती है ना कि नल हाइपोथेसिस या रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए, दोनों रिसर्च होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक रिसर्च करता हूँ कि इस वक्त इकोनॉमी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। अब फर्ज करें मैं इस बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता हूँ और आखिर में मेरी नल हाइपोथेसिस स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट निकलती है, और पता चलता है कि हाँ 80% ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं डेटा इकट्ठा करता और मुझे पता लगता है कि नहीं, मैंने तो जो अजम्पशन की थी वो गलत थी, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हुई मेरी नल हाइपोथेसिस। तो वो जब मैं जर्नल को भेजूंगा तो वो नहीं पब्लिश करेगा। सम हाउ जर्नल्स जो हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं, ये एक सम हाउ एक बायस चल रहा है। तो इसकी वजह से आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो चली होगी। जैसे ऐसा ही है कि आप, कोई आपको, आपका बच्चा, छोटा भाई कहता है बिटकॉइन खरीदते हैं क्योंकि फलाना बहुत अमीर हो गया है। उसको वो अमीर नज़र आ रहा होता है, उसको वो लाखों नहीं नज़र आ रहे होते जो बिटकॉइन लेके डूब गए होते हैं। तो इसी तरह आपको भी फिर एक ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप किसी सिंगल चीज़ को पकड़ेंगे तो सिर्फ आपको सक्सेस सामने नज़र आ रही होगी, फेलियर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो जाहिर है फिर आप सक्सेस पे बेस करेंगे, वहाँ पे डिज़ाइन चेंजेस आएंगी और आप फेलियर बन जाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है, पीपल टेंड टू ब्रिंग कॉग्निटिव बाइसेस टू देयर एवेल्युएशंस। ऑब्वियसली इट इज़, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हर बंदे की अपनी बाइसेस होती हैं। कोई किसी चीज़ को हाईली प्रिडिक्ट करता है, कोई किसी को करता है, कोई ह्यूमन लाइफ के साथ लीनियंट होता है, कोई ग्रीन इनिशिएटिव्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, तो वो उनकी बाइसेस साथ साथ चलती हैं। तीसरा लिखा हुआ है, स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड मे नॉट बेस्ट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। ये फोरकास्टिंग का बेसिक डिलेमा है कि पास्ट में नॉट बी अ वेरी गुड प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। और आखिरी लिखा हुआ है, आखिरी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। एनालिस्ट्स टेंड टू असाइन जीरो वैल्यू टू स्टेटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स। अब आपको जिन लोगों ने मेरे साथ स्टैट्स का या डिसीजन मेकिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, उनको याद होगा कि जब आप नॉर्मल कर्व बनाते हैं ना और कहते हैं कि मैं 95% सिग्निफिकेंस पे, या मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो उसमें वो 95% है, इसका मतलब होता है कि 5% चांस है कि मैं गलत कह रहा हूँ, 95% चांस है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, रफली स्पीकिंग। अब वो जो 5% आपका आपने कह दिया ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप रिजेक्ट कर देते हैं ये कह के कि इनका तो सिर्फ 5% चांस है। ठीक है, रिजेक्ट होनी भी चाहिए, लेकिन उस 5% को काउंट करना है। अगर आप उस 5% को उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, और इसका मतलब है आपने उसको ज़ीरो वैल्यू दे दी, वो 15-20 इकट्ठे हो गए 5% वाले, तो वो 15×5 = 75 नंबर आ जाएंगे उनके, जिनको आपने ज़ीरो समझ के सबको साइड में फेंका हुआ होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप सिंगल स्टडी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप ये रिस्क ले रहे होते हैं कि उसकी जो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट चीज़ें थी वो उनको ज़ीरो वैल्यू किया गया, और वो हो सकता है कि आपके केस में उठ के सिग्निफिकेंट हो जाए। तो अब इस स्लाइड का बॉटम लाइन ये है कि एक स्टडी पे अपनी प्रिडिक्शन को बेस नहीं करना है। अगली स्लाइड पे इसका जवाब है कि मेटा एनालिसिस पे बेस करना ज़्यादा बेहतर है, प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन मेटा एनालिसिस ऑफ सिमिलर पॉलिसीज। इसको मैं ये बंद करने लगा हूँ, हमारा 40 मिनट्स पूरे हो रहे हैं, तो मैं 3 मिनट बाद इसी लिंक से रीस्टार्ट करूँगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।